हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश यादव और आप सभी का पार्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे परावर्तन क्या होता है और प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। आज देखेंगे समतल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए, दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह समतल होते हैं, एक प्लेन होते हैं, उनको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक सतह गोलीय आकार में होते हैं, उनको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक हम ये ले लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण ले लेते हैं। एक हम लोग ले लिए समतल दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। अब प्रतिबिंब बनने के लिए एक वस्तु चाहिए, तभी उसी का इमेज बनेगा। ठीक है, तो एक वस्तु भी लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम ले लिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, और इसी मुख्य अक्ष पर एक हम वस्तु को ले लेते हैं। ये हमारी हो गई वस्तु। वस्तु को हम जनरली एरो से शो करते हैं। ठीक है, अब पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से कम दो किरणों का आना जरूरी है। दो किरणें आएंगी, वही परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसी बिंदु पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमने वस्तु ले लिया। अब इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें हम निकालेंगे, और वही प्रकाश की किरणें निकालेंगे जिनके नियम, रूल एंड रेगुलेशन हमको पता होगा कि ये परावर्तन के पश्चात किस रास्ते से जाएंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक किरण हम इस मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देते हैं। ये मान लीजिए हमारा वस्तु है ऑब्जेक्ट ओ डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या मान लिए, ओ डैश। अब इससे हम एक प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं। तो यह किरण जब समतल दर्पण पर टकराएगी, परपेंडिकुलर टकराएगी, तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ठीक है, यह हमारी प्रकाश की किरण ऐसे आई है और समतल दर्पण से टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब दूसरी किरण हम यहाँ से निकालते हैं और इस बिंदु P पर, जो कि हमारा दर्पण का मध्य बिंदु है, इस बिंदु पर आपतित कराते हैं। ठीक है, अब दूसरी बिंदु जब यहाँ पर आपतित होगी, तो यह मान लीजिए हमारा अभिलंब है, तो जिस अभिलंब से जितने एंगल पर आपतित होगी उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाएगी। यह परावर्तन का नियम है। तो कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। यह किरण हमारी आई और यह किरण इधर चली गई। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। अब इस दर्पण के इस साइड तो कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अगर हम इसको इधर बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाएं, तो कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम दर्पण के पीछे बढ़ाकर देखेंगे क्या पीछे कहीं मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से अगर बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा दें और ये वाली किरण को ऐसे बढ़ा दें, तो हम देख रहे हैं कि पीछे ये हमारी इस जगह पर दोनों किरणें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलेंगी या मिलती हुई नज़र आती हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। इस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं आई डैश। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बना। ये वस्तु थी हमारी और ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक है, और प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है, देखिए पहले तो देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक। तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें रियल में एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब रियल में कट नहीं करती हैं, परंतु ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इधर आ गई, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, तो यहाँ पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये हमारे प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, एक तो आभासी होगा और वस्तु के साइज के बराबर होगा। ठीक है, और सीधा होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब का पहले वस्तु लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति।
प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई? दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति अगर हम देखें, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या है? एक तो सीधा है, ठीक है, जैसे वस्तु रखा था उसी तरह इमेज बन रहा है। तो कैसा बन रहा है हमारा प्रतिबिंब? सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, आभासी और वस्तु के बराबर बन रहा है। जितना बड़ा हमारी वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि दर्पण से जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी जाएगी, दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी जाएगी, दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बन रहा है। अब हम देखते हैं, यदि दो समतल दर्पण किसी एंगल पर रखे गए हैं, थीटा एंगल पर, मान लीजिए थीटा एंगल पर रखे गए हैं, और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, कितने नंबर ऑफ प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ इमेज। देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हम मान लेते हैं कि दो हमारे समतल दर्पण हैं, दो समतल दर्पण हैं, और ये दोनों समतल दर्पण थीटा कोण पर ऐसे इंक्लाइन करके रखे गए हैं, ठीक है, थीटा कोण पर इंक्लाइन करके रखे गए हैं। ये हमारा मिरर M1 है, ये है मिरर M2। तो अगर इसके बीच में कहीं पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसके कितने इमेज बनेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? 360 डिग्री बाई थीटा करते हैं। 360 को थीटा से भाग देते हैं, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू आपकी कोई इवन नंबर आ गई, कोई सम संख्या आ गई, तो नंबर ऑफ इमेज आपका n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यदि 360 बाई थीटा करने पर उसकी वैल्यू ऑड नंबर आ गई, कोई विषम संख्या आ गई, तो उसमें दो केस बनते हैं। आप पहले इसको देख लेते हैं। यदि हम 360 बाई थीटा किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? n आ गई। n क्या है आपके? n आ गई कोई इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज आपका हो जाएगा n-1, ठीक है। जितना n आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। और यदि हम क्या करें? 360 बाई थीटा करें और जो n आए ये हमारा क्या आ जाए? ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, कोई विषम संख्या आ जाए। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस ये होता है कि क्या ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली रखा गया है, दोनों मिरर के बीचों बीच सिमेट्रिकली रखा गया है। यदि सिमेट्रिकली रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज आपका n-1 हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट आपका एसिमेट्रिकली रखा गया है, मतलब सिमेट्रिकली नहीं रखा गया है, तो नंबर ऑफ इमेज n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो केस बनेंगे, दोनों केस हम लिख लेते हैं। यदि क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा गया है, सिमेट्रिकली, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज आपके क्या हो जाएंगे? n-1, ठीक है, n-1। जैसे इसमें आया था इवन नंबर में n-1, इसमें भी n-1 हो जाएगा। दूसरा केस बनता है यदि ऑब्जेक्ट आपका है वह एसिमेट्रिकली रखा गया है, एसिमेट्रिकली, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? n के बराबर। नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का मतलब क्या हुआ। देखिए, दो मिरर हैं हमारे, थीटा एंगल पर रखे गए हैं। हम लोग क्या करते हैं? इसका एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, कोण द्विभाजक,
इसके बीचों बीच होगा कोण द्विभाजक, ठीक है। यदि कोई वस्तु इस कोण द्विभाजक पर एंगल बाइसेक्टर पर रखी गई है तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे जो वस्तु है सिमेट्रिकली रखी गई है। और यदि कोई वस्तु इस रेखा के अलावा कहीं और रखी गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे वस्तु हमारी एसिमेट्रिकली रखी गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण के बारे में सब कुछ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।